Hello everyone, I am Sania Alam and I welcome you all to Indore Defense Academy. आज हम आपके लिए लेके आए हैं a series of 100 current affairs from January to June और ये आपको मदद करेगा आपके CDS, FCAT, NDA and CAPF examinations में। और इन 100 क्वेश्चन के साथ में आपको और भी बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, which state is hosting the 38th National Games for the very first time in 2025? मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 2025 में अपने स्टेट में 38th नेशनल गेम्स को होस्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और ये हुए थे 28 जनवरी से 14 फैब तक इन 2025। अब ये तो हो गई इसकी वेन्यू की बात। अब बात कर लेते हैं इसके थीम की। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स क्यों रखी गई? क्योंकि 38 नेशनल गेम्स जो थे वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे थे। अब इसके मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था मौली। मौली किससे लिया गया है? मोनाल से। एंड मोनाल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो मोनाल से हमने लिया है मौली जो कि इसका मैस्कॉट था। और अब अगर बात करें टैगलाइन की तो टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन एंड एक्सीलेंस और ये टैगलाइन थी हमारे 38 नेशनल गेम्स की। Let's move to the next question. In which recent military operation in June 2025 was the B-2 Spirit bomber deployed to strike Iran's nuclear infrastructure? देखिए, अब हमने सुना है कि ईरान को यूएस मना कर रहा है कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाने हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। तो उसी बीच यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था। और उसमें यूएसए ने जो बॉम्बर्स यूज किए थे वो थे B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state in India became the first to implement mobile app based voting for municipal election in June 2025? मतलब इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो लोग वोट देने नहीं जा पा रहे हैं वोट बूथ पे, वो घर पे बैठ के भी वोट कर सकते हैं। तो ये स्टेट बना है बिहार। और अब अगर बात करें हम म्युनिसिपल इलेक्शंस की तो म्युनिसिपल इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? ये करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कौन से इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो ये करवाता है पंचायत की इलेक्शंस। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस करवाता है? तो ये 4 इलेक्शंस करवाते हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट के, जिसके अंदर आती है राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकंड है प्रेसिडेंट के। थर्ड है वाइस प्रेसिडेंट के। एंड फोर्थ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये 4 इलेक्शंस करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो स्टेट के पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं वो करवाता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP बी एस्टेब्लिश्ड एज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर क्या है। जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो हमारी फूड एंड हमारे न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। दूसरा, ये मेनली फोकस करता है पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज पे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लीमा, विच इज द कैपिटल ऑफ पेरू, एंड पेरू इज द साउथ अमेरिकन
कंट्री। तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो जनरली अफ्रीकन और एशियन, जिसमें इनकी एक पार्टनरशिप इंडिया के साथ भी है, इन कंट्रीज पे ज़्यादा काम करता है। तो ये जो है अपना साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ खोलने जा रहा है, ये खोलने जा रहा है इंडिया में। और इंडिया इसे कहाँ एस्टेब्लिश करने वाली है, ये इसे एस्टेब्लिश करने वाले हैं सिंगना, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 डिफीटिंग न्यूजीलैंड। वी ऑल नो कि कौन जीता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो ये जीता है हमारा इंडिया। लेकिन अब ये तो बहुत कॉमन चीज है और ये तो सबको पता है कि इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इसमें चीज जानने वाली क्या है कि इंडिया ने कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो दिस वाज द थर्ड टाइम जब इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इससे पहले कब कब जीती है, 2002 में एंड 2013 में, ठीक है। और ये थर्ड टाइम था जब उन्होंने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अब बात करें हमारे कैप्टन की, जो हमारे कैप्टन थे ड्यूरिंग दिस चैंपियनशिप, तो ये थे रोहित शर्मा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट रोहित शर्मा वॉज कि ये इकलौते ऐसे कैप्टन हैं इंडिया के जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। क्या जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। ये हमारे इंडिया के इकलौते ऐसे कैप्टन रहे हैं जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। और अगर बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कितनी साल से होती है, तो ये होती है 4 साल में एक बार। मतलब अगर अभी 2025 में हुई तो नेक्स्ट कब होगी, ये होगी 2029 में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is India's rank in the Global Gender Gap Report 2025 and how it changed from 2024? तो देखो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में, पहले तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देता कौन है, तो ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF भी बोलते हैं, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड में। ओके, अब ये कौन क्यों देता है जेंडर रिपोर्ट, किस बेसिस पे देता है, इसके बेसिस क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देने के। तो इसके बेसिस ये है कि 4 मेन चीजें हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब इन 4 चीजों को बेसिस मानते हुए हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है कि इन 4 चीजों के अंदर जो दो जेंडर हैं हमारे मेन एंड वीमेन, इनके बीच में कितना गैप है। तो इन 4 चीजों को दिखाने के लिए ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है। और इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो इट इज 131st दिस टाइम एंड इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 रैंक। मतलब पिछली बार 129 थी और इस बार क्या है 131 रैंक है। अगर बात करें फर्स्ट कंट्री, तो फर्स्ट कंट्री कौन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो ये है आइसलैंड, सेकेंड है फिनलैंड, थर्ड है नॉर्वे। और अब अगर हम इन 3 कंट्रीज में डेनमार्क एंड स्वीडन को भी मिला दें तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज। ऑल्सो डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे बनाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। वहीं अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन बना है 32nd मेंबर ऑफ नेटो और फिनलैंड है 31st मेंबर ऑफ नेटो, और ये दोनों लेटेस्ट मेंबर हैं नेटो के।
Let's move to the next question. Which country has declared 2025 as the year of community? तो कौन से कंट्री ने बोला है? तो 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी बोला है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Which of the following countries faced the highest reciprocal tariff rate combined with existing tariffs from the USA in April 2025 before the 90 days pause? अब हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने 2025 में, तो वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन उनमें जो दो मेजर चीज़ें थी वो थी एक तो टैरिफ और दूसरा इमिग्रेशन कंट्रोल. तो अगर हम टैरिफ की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे दिया? सबसे ज़्यादा दिया उन्होंने चाइना पे रेसिप्रोकल टैरिफ, अराउंड 245%. एक बार 245% तक चला गया था, लेकिन अब 90 डेज का पॉज लगा दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन टू पायलट द एक्सियम मिशन 4 टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025? अब देखो एक्सियम मिशन 4 क्या है? एक एक्सियम स्पेस करके एक कॉमर्शियल एजेंसी है जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है ISS में. क्यों? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और जानकारियां लेने के लिए उन्होंने ISS में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है, जिसके पायलट कौन थे? हमारे इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर. अब ये जो शुभांशु शुक्ला सर हैं ये 41 ईयर्स बाद गए हैं. कितने साल बाद? 41 ईयर्स बाद. मतलब 41 साल पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के कोई पर्सोनल गए थे ISS में, और अब 41 ईयर्स बाद में अब शुभांशु शुक्ला सर गए हैं. तो जो 41 ईयर पहले गए थे वो कौन थे? वो थे विंग कमांडर राकेश शर्मा सर. ये गए थे 41 साल पहले ISS में. अब अगर बात करें शुभांशु शुक्ला के साथ जाने वाले दूसरे मेंबर्स की, तो वो कौन थे? फर्स्ट है पैगी विट्सन, जो कि USA से है. सेकंड कौन है? हमारे युजनान्स्की. ये कहां से है? ये है पोलैंड से. और थर्ड है टाइबोर, और ये है हंगरी से. और ये दोनों जो हैं ये रहे हैं हमारे मिशन स्पेशलिस्ट्स. ओके. और अगर हम बात करें कि कौन से स्पेसक्राफ्ट में गए हैं, तो ये गए हैं स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन, जिसको किससे लॉन्च किया गया है? उसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which African country became the first to eliminate onchocerciasis? देखिए, बेसिकली onchocerciasis is a disease जिसे हम जनरली रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने वाला फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री कौन है? तो ये है नाइजर. देखिए, अब अगर हम बात करें एफकेट पर्सपेक्टिव से, तो एफकेट में जनरली कंट्रीज की कैपिटल्स बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, और किसी भी कंट्री की कैपिटल नहीं पूछी जाती है जो कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं. जैसे अभी हमने पेरू के बारे में पढ़ा, अभी हमने नाइजर के बारे में भी पढ़ा, और अभी हम आगे और भी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जो न्यूज़ में चल रही हैं, उनकी कैपिटल्स को बहुत बार पूछ लिया जाता है, और जनरली उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को भी पूछ लिया जाता है. जैसे ऑड वन आउट में पूछ लिया गया कि अगर हम नाइजर की बात करें तो इसकी 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज इन्होंने दे दी, मोरक्को, लीबिया एंड चाड, और एक दे दिया यहाँ पे नमीबिया. तो अब उन्होंने ऑड वन आउट पूछ लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, नाइजर की 3 ये कंट्रीज हैं, और ये एक कंट्री है जो कि नाइजर की बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है. ऐसे क्वेश्चन जनरली थोड़े कम आते हैं, लेकिन कैपिटल्स वाले डेफिनेटली पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च्ड? देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर से क्या मतलब है? देखो, ऑर्गेनिक वर्ड ही हमें अपने आप में बताता है कि पेस्टिसाइड्स फ्री, पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा? केमिकल्स भी नहीं होंगे. ठीक है, तो हमें केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स फ्री
फिशेस मिलेंगी इस ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर में। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country's president has been invited as the chief guest for India's 2025 Republic Day parade? तो अब पहले बात कर लेते हैं हमारे रिपब्लिक डे के बारे में। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 1951 में। सो दिस वाज 76th रिपब्लिक डे। और इसकी थीम क्या थी 76 रिपब्लिक डे की? इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। दिस वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2025। और अब हम बात करें हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन अवर रिपब्लिक डे। सो ही वाज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। कहाँ के प्रेसिडेंट? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has partnered with India to co-produce sonobuoys for anti-submarine warfare? अब ये जो वर्ड है सोनोबॉयज, ये बहुत न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक कंट्री जो जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके सोनोबॉयज बना रही है। नाउ व्हाट आर सोनोबॉयज? तो ये एक स्मॉल एक्सटेंडेबल डिवाइस है जिसे हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इसे हम एयरक्राफ्ट से ओशंस में ड्रॉप करते हैं और ये वहां पे जो भी हलचल हो रही होती है, जो भी साउंड्स होता है, उसको डिटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये एक ऐसा डिवाइस है और ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो इट वाज 85th रैंक। What is the primary focus of Exercise Tiger Triumph 2025? Again, Exercise Tiger Triumph किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया एंड यूएसए की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस मतलब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दोनों ही कंट्री की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रायम्फ, जो कि इस बार कहाँ हुई थी? इंडियन ओशन रीजन में हुई थी। और इसका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 6th BIMSTEC Summit held in 2025 took place in which city and country? BIMSTEC Summit. What is the full form of BIMSTEC? It is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। एंड कितनी कंट्रीज आती हैं बिम्स्टेक के अंदर? तो इसके अंदर है टोटल 7 कंट्रीज। कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देखिए, हम इसको समझ सकते हैं कि बिम्स्टेक में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। और कितनी कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। तो दिस कुड बी अ ट्रिक कि हम इसको याद कर सकते हैं कि बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं। अब कौन सी कंट्रीज है उसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज नजर आ रही हैं आपको। दूसरी चीज, ये क्या है? इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज है एक्सेप्ट थाईलैंड। तो इंडिया के जितने भी हम कह सकते हैं अच्छे नेबर्स, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी इंडिया के नेबर है, लेकिन वो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है।
लेकिन इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ एज वी ऑल नो और चाइना से ज़्यादा अच्छे हमारे रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ हैं। तो जितने भी अच्छे नेबर्स हैं इंडिया के वो सब बिम्स्टेक का पार्ट हैं, प्लस थाईलैंड भी बिम्स्टेक का पार्ट है। तो कौन से हो गए? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया खुद भी है, फिर म्यांमार इंडिया का नेबर है, नेपाल है, श्रीलंका है, और थाईलैंड को हम कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि इस बार की जो 6th बिम्स्टेक समिट है वो कहाँ हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, तो अगला जो वेन्यू है हमारा वो भी बिम्स्टेक का, वो भी क्या रहने वाला है? थाईलैंड ही रहने वाला है। और इस बार भी कहाँ हुई है? ये थाईलैंड में हुई है। और इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, resilient and open. This was the theme. Themes are very important for all the examinations. So themes को हमें हमेशा याद करके ही जाना है। Which cities will jointly host the 2026 Winter Olympics, marking the first time multiple cities officially co-host Olympic Games? देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी 2 सिटीज होने वाली हैं जो कि पहली बार कोई 2 सिटी मिलकर विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। इसका मतलब आज से पहले किन्हीं भी 2 सिटीज ने ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई 2 सिटी मिलके एक गेम को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो, और ये दोनों ही नॉर्थ इटली की कंट्रीज हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके मोटो की, तो इसका मोटो क्या था? इसका मोटो क्या होने वाला है? इसका मोटो होने वाला है इट्स अ वाइब। और अगर हम बात करें इसके मैस्कॉट की, तो ये देखिए, ये है टीना एंड ये है मिलो। ये टीना और मिलो क्या है? ये दोनों हैं भाई बहन। टीना है बड़ी बहन और मिलो है छोटा भाई। अब जो टीना है वो शो करती है हमारे विंटर ओलंपिक्स को, और जो मिलो है ये पैरालंपिक्स को शो करता है। देखिए, अब जो टीना है इसने व्हाइट कोट पहना है और मिलो है उसने डार्क कोट पहना है। तो इस व्हाइट कोट का क्या मतलब है? इस व्हाइट कोट का मतलब है कि अपने सपनों को पूरा करना, नेचर का ख्याल रखते हुए। और जो मिलो है आप वो देख सकते हैं कि इसका एक पैर नहीं है, तो ये जो अपनी टेल है उसको यूज करता है चलने के लिए। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये दिखाता है हमारे ओलंपिक्स को एंड पैरालंपिक्स को। तो इसका मैस्कट क्या हो गया? मैस्कट हो गया टीना एंड मिलो, where टीना इज एल्डर सिस्टर एंड मिलो इज यंगर ब्रदर। अब अगर हम बात करें 2026 के विंटर ओलंपिक्स की, तो ये तो होने वाले हैं इटली में। तो अब 2020 अब देखो क्या होता है कि जो ओलंपिक्स होते हैं, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हो, वो दोनों ही हर 4 साल से ऑर्गेनाइज होते हैं, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो या विंटर ओलंपिक्स हो। ठीक है, अब लेकिन ये कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, इन दोनों में भी 2 साल का गैप होता है। जैसे कि हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक्स कब हुए थे? वो हुए थे 2024 में। विंटर ओलंपिक्स कब होने वाले हैं? 2026 में। जो पेरिस ओलंपिक्स थे ये थे समर ओलंपिक्स, राइट? ये थे समर ओलंपिक्स और ये है विंटर ओलंपिक्स। अब दूसरे समर ओलंपिक्स कब होने वाले हैं? ये होने वाले हैं 2028 में। और ये 2028 में कहाँ होने वाले हैं? लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया। और ये दोनों ही यूएसए की सिटीज हैं, लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया। मतलब समर ओलंपिक्स हैं, उनको भी पहली बार कोई 2 सिटीज एक कंट्री की मिलकर होस्ट करने वाले हैं। और अब अगर 2030 विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो ये कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? ये करने वाला है फ्रेंच एल्प्स। और अगर अब हम बात करें इन रिंग्स की,
तो ये 5 कलरफुल जो रिंग्स हैं, ये पांचों की पांचों रिंग्स पहली चीज तो क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं यूनिटी। किसके बीच में, जो हमारे 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में यूनिटी शो करते हैं। जैसे कि रेड इज फॉर अमेरिका, बोथ साउथ एंड नॉर्थ, हम इसे अमेरिका के लिए यूज करते हैं। ग्रीन है उसे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज करते हैं। जो ब्लैक है उसे हम यूज करते हैं अफ्रीका के लिए। देखिए अब ये जो रिंग है ये बीच में है और अफ्रीका भी बीच में है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जो ब्लैक रिंग है उसे हम अफ्रीका के लिए यूज करते हैं। अब जो इधर येलो रिंग है, जो येलो रिंग है उसे हम यूज करते हैं एशिया के लिए, एंड ब्लू रिंग इज फॉर यूरोप। तो याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे फॉर योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून एवरी ईयर। एंड 21 जून को और क्या होता है, इसे हम मानते हैं साल का सबसे बड़ा दिन। तो इसकी थीम क्या थी इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company became the first commercial entity to complete a fully successful soft landing on the lunar surface 2025। देखिए इसमें बिल्कुल ये नहीं बोलना है कि इंडिया ने तो चंद्रयान पे किया अपना शिव शक्ति पॉइंट बना लिया है साउथ पॉइंट पे, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल एंटिटी, और इंडिया ने जिस कंपनी का यूज किया था वो कौन सी थी, इसरो। एंड इसरो इज नॉट अ कॉमर्शियल एंटिटी, इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। और कॉमर्शियल एंटिटी का मतलब है जिसे गवर्नमेंट से कोई भी फंड नहीं मिलने वाले हैं। तो जो हमारे लैंड पे लूनर सरफेस पे जो लैंडिंग की गई है वो की है फायरफ्लाई एरोस्पेस विद इट्स ब्लू घोस्ट मिशन। मतलब जो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस है इसका जो ब्लू घोस्ट मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं ब्लू घोस्ट मिशन किसका है, तो ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस का। और ये फायरफ्लाई एरोस्पेस किसकी है, ये है एक यूएसए की कॉमर्शियल एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नासा's स्फेरिक्स मिशन लॉन्च्ड इन मार्च 2025। अब देखिए नासा ने बहुत सारे मिशन भेजे हैं अपने स्पेस में, लेकिन हम जनरली सोलर सिस्टम तक ही अपनी जो मिशन है उनको लॉन्च कर पाते हैं, या फिर ज़्यादा हमने सन तक कर दिया है। लेकिन इस बार जो नासा है वो जानना चाहता है कि यूनिवर्स में और कितने स्टार्स हैं और कितनी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो वो सब जानने के लिए नासा ने एक स्फेरिक्स मिशन लॉन्च किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो स्फेरिक्स मिशन है ये किसका है, तो जो स्फेरिक्स मिशन है ये है हमारे नासा का। और ये क्यों किया गया है, तो to locate data on more than 450 galaxies and 100 million stars to explore the origin of the universe। जो चीज मैंने आपको हिंदी में समझाई वही यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि 450 मिलियन गैलेक्सीज और 100 मिलियन स्टार्स को एक्सप्लोर करने के लिए और यूनिवर्स का ओरिजिन जानने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्फेरिक्स मिशन किसका है, नासा का है। Next question is on which date is World Wildlife Day observed annually and what is the significance of this particular date। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू प्रोटेक्ट आवर एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। तो हम हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन 3 मार्च को हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसके अंदर हमने इस बात को फिक्स किया था कि हाँ विल सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसीलिए टू कॉमेमोरेट दिस साइनिंग ऑफ साइट्स, व्हाट इज साइट्स, साइट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इस चीज को कोमेमोरेट करने के लिए हम 3 मार्च को हर साल वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो it is celebrated every year on 3rd of March। Next question is the report from borrowers to builders
women's role in India's financial growth story was published by which organization in March 2025? मतलब ये जो रिपोर्ट है from borrowers to builders, women's role in India's financial growth story, ये किसने दिया है? पहली बात तो क्यों दिया है? तो इसमें क्लियरली लिखा है वुमेन्स का रोल फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी में, इंक्लूडिंग बिजनेसेस, पब्लिक सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। वुमेन का रोल जानने के लिए ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और ये किसने पब्लिश की है? नीति आयोग ने। और नीति आयोग कब बनाया था? 2015 में नीति आयोग बनाया था। और किसको रिप्लेस करके बना था? तो ये बना था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था हमारा नीति आयोग 2015 में, जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which film won the most award at the 95th Academy Awards, securing 5 Oscars including Best Picture? देखिए, इस मूवी ने इकलौते अवार्ड फंक्शन में 5 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो कौन सा अवार्ड फंक्शन था ये? 97th अकेडमी अवार्ड्स। कहाँ होता है हर बार? हॉलीवुड में होता है। तो इसमें ये जो मूवी है, अब ये मूवी कौन सी है हम यहाँ देख सकते हैं, द मूवी इज एनोरा। इस मूवी ने 5 ऑस्कर्स जीते हैं। कौन सी चीज के लिए? एक तो हो गया हमारे बेस्ट पिक्चर के लिए, दूसरा है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, तीसरा है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, चौथा है बेस्ट एडिटिंग फिल्म के लिए, और पांचवा है बेस्ट और पांचवा जो अवार्ड है वो है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। तो ये 5 अवार्ड्स हमारी जो मूवी है एनोरा, इसे मिले हैं 97th अकेडमी अवार्ड्स में। और इस मूवी का डायरेक्टर कौन है जिसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो इनका नाम है सॉन बाकर। सॉन बाकर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि एनोरा मूवी है जिसने अभी अकेडमी अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड्स ऑस्कर्स जीते हैं, उसका डायरेक्टर कौन है? तो उसका डायरेक्टर है सॉन बाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Brazilian film won the country's first Oscar for the best international feature at the 97th Academy Awards on March 2nd, 2025? नोट दिस थिंग कि ब्राजील का फर्स्ट अवार्ड, कौन सी ऐसी ब्राजीलियन मूवी है जिसने अपनी कंट्री का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीता है फीचर मूवीज के कैटेगरी में? तो दिस मूवी इज आई एम स्टिल हियर। इस मूवी ने जो बेस्ट फीचर फिल्म है ऑस्कर जीता है उसके लिए। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं वॉल्टर साल्स, और आई थिंक साल्स वॉल्टर, he is the director of this movie I am still here, and this is very 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 important क्योंकि ये पहली ब्राजीलियन मूवी बनी है जिन्होंने एक ऑस्कर अवार्ड जीता है अकेडमी अवार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is set to host the Fight Chess World Cup 2025 from October 31 to November 27? तो पहले तो हम देखते हैं कि फाइट का मोटो क्या होता है। इसका मोटो है वी आर वन फैमिली। ओके, और इस बार कौन होस्ट करने वाला है फाइट वर्ल्ड चेस कप? तो ये होस्ट करने वाला है हमारा अपना कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which national park in Madhya Pradesh was officially declared India's 58th tiger reserve on March 9, 2025? कि अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश स्टेट है ना, इसके पास सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर क्या बोला है कि 58 टाइगर रिजर्व। तो अब हम पहले ये जान लेते हैं कि और कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में 58 में से। तो इसमें है 9 टोटल, जो अभी इंक्लूड हुआ है उसको मिला के टोटल 9 है। कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधीगढ़ टाइगर रिजर्व,
पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और जो 9th टाइगर रिजर्व बना है वो है माधव नेशनल पार्क। ये बना है 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है आज के टाइम पे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कोई 3 टाइगर रिजर्व्स आपको दे दिए और कोई और एक पूछ लिया किसी और स्टेट का, तो ऑड वन आउट बताने को हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली एफकेट में ही पूछे जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन एयरलाइन वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन? कौन सी इंडियन एयरलाइन है जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बनी है? तो ये है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which two countries co-hosted the ICC Champions Trophy 2025? कौन सी दो कंट्री ने ICC Champions Trophy 2025 को होस्ट किया है? We all know पाकिस्तान एंड UAE। इंडिया के जितने भी मैचेस हुए थे कहाँ हुए थे? UAE में, और रेस्ट कहाँ हुए थे? पाकिस्तान में। तो इन दो कंट्रीज ने को होस्ट किया 2025 का। अब अगर बात करें 2029 का, तो ये कौन होस्ट करने वाला है? तो ये इंडिया होस्ट करने वाला है 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द 2 इंडियन आर्मी पर्सोनल रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द आइकॉनिक लोगो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर अनवेल्ड ऑन May 7, 2025? तो यहाँ बात हो रही है इस आइकॉनिक लोगो की। जो ऑपरेशन सिंदूर का ये लोगो हमने हर जगह देखा है, इसे किसने डिजाइन किया है? तो इसे डिजाइन किया है लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता सर एंड हवलदार सुरेंद्र सिंह सर ने इसे लॉन्च किया है। What was the primary objective of Operation Sindoor launched by the Indian Armed Forces on May 7, 2025? अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि जो पहलगाम अटैक के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए, क्यों लिए? उनका एक सिंपल सा मोटो था कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितनी भी टेरर साइट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। किसी भी सिविलियन को हार्म नहीं हुआ है इसके अंदर, किसी भी दूसरी चीज़ को हार्म नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म किया, डिस्ट्रॉय किया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिंक्ड टू दी पहलगाम अटैक, जो कि हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहे थे, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 2 women officers played a key role in briefing the media about Operation Sindoor? Again, we all know and we all are very proud of them. Colonel Sofia Qureshi ma'am and Wing Commander Vyomika Singh ma'am, इन दोनों ने ब्रीफ किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को। अब ये 5 वो चीजें हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद तुरंत ही एक्शन में लाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान को टारगेट करते हुए। तो क्या थी? फर्स्ट थी सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब सस्पेंशन तो हमें पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का हो गया, लेकिन ये शुरू कब हुई थी? तो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये शुरू हुई थी 1960 में। एक अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन 10 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एंड किसके बीच में? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन थे? अयूब खान। इनके बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी जो कि थी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, और इसको मीडिएट किसने किया था? इसके अंदर ब्रोकर कौन बना था? तो वो था वर्ल्ड बैंक। एंड दिस ट्रीटी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द नेशंस। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर हम टोटल 6 रिवर्स का पानी आपस में बांटते हैं। तो कौन सी हैं वो 6 रिवर्स? तो वो है इंडस, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज।
तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ये 3 रिवर है, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये किसके अंडर थी? इनका पानी था इंडिया के अंडर, और ये जो 3 थी इनका पानी जाना था पाकिस्तान, और सालों से यही होता भी आ रहा था। लेकिन इसमें जो इंडस रिवर थी ना, ये डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, 80% एंड 20%। 20% था वो था इंडिया का, और ये जो 80% था ये था पाकिस्तान का। तो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन हुआ, इसके अंदर क्या किया गया? इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब इस ट्रीटी में जो भी बातें हुई थी उन सब को नकार दिया गया था, टेम्परेरी बेसिस के लिए, अनिश्चित काल के लिए उसको किया गया था, टेम्परेरीली। अब टाइम नहीं बताया कि हम कब तक करने वाले हैं, बस ये कहा गया कि टेम्परेरीली इसको सस्पेंड किया जा रहा है, और इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पानी पाकिस्तान जाना था उसे रोक दिया गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एक्शन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। सेकंड क्या था? क्लोजर ऑफ अट्टारी वाघा बॉर्डर। अब अट्टारी वाघा बॉर्डर क्या है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन, नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, बट ये एक बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक पासवे भी है दोनों के बीच में, दोनों कंट्री में आने जाने के लिए। तो ये वाघा अटारी बॉर्डर है, ये हमारे पंजाब के अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर है, और पाकिस्तान के लाहौर से 24 किलोमीटर दूर है। तो ये जो वाघा अटारी बॉर्डर थी ना, इसको एकदम क्लोज कर दिया गया था कि अब कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी आना जाना नहीं होगा इस बॉर्डर के थ्रू। ये चीज इस चीज को शो कर रही थी, इसके क्लोजर को। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कैंसिलेशन ऑफ पाकिस्तानी वीजास एंड शार्क वीजा एक्सपेंशन। मतलब पाकिस्तानी मेंबर्स जो भी रह रहे थे हमारे देश के अंदर, उन सब के वीजास को इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दिया गया, और उन्हें 48 आवर्स दिए गए हमारे देश को छोड़ने के लिए। तो ये जो था वो कैंसिलेशन था पाकिस्तानी वीजास का और शार्क वीजा एग्जेम्पशंस का। अब डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्या मतलब है इस चीज का? कि पहले जितने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान के इंडिया में, उनको घटा के कम कर दिया गया। तो दिस वाज आल्सो अ थिंग जो एक्शन में आई पहलगाम अटैक के बाद में। और पांचवा और आखिरी क्या था? पांचवा और आखिरी था कि जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया काउंटर टेररिज्म को लेके, और ऑपरेशन सिंदूर उसका एक रिजल्ट था। नेक्स्ट इज exercise Bongo Sagar 2025 was conducted between which two navies and which edition of this bilateral exercise was it? बोंगो सागर एक्सरसाइज की बात की जा रही है। तो बोंगो सागर एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये 5th एडिशन था बोंगो सागर एक्सरसाइज का। इंडिया और बांग्लादेश नेवीज के बीच में होती है ये एक नवल एक्सरसाइज है। दूसरी चीज, ये हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में, ये हुई थी बे ऑफ बंगाल रीजन में। अब अगर बात करें एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका की श्रीलंकन नेवीज के बीच में होती है, तो ये कौन सी है? ये है एक्सरसाइज स्लाइनेक्स। और अगर हम बात करें इंडिया म्यांमार नेवीज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, तो ये है इंडिया म्यांमार नवल एक्सरसाइज। और इंडिया और थाईलैंड नेवीज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है? एक्सरसाइज अयोध्या। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? देखिए, ज्ञान भारतम मिशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अब उनका सर्वे किया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और उन्हें पब्लिक के लिए उसे पब्लिक के लिए दिया जाएगा कि ठीक है, अब पब्लिक भी उसको एक्सेस कर सकती है, उसके बारे में जान सकती है। किसके बारे में? हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। अब तक क्या करते थे हम कि हेरिटेज को सिर्फ संभाल के रखते थे, लेकिन अब उसे संभाल के रखने के बजाय हम उसे हमारे देश के लोगों को बताएंगे, और ये 1 करोड़ से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में इस चीज को लागू किया जाएगा। दिस इज ज्ञान भारतम मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिपोजिटरी एंड फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग अक्रॉस इंडियन इंस्टीट्यूट्स।
Who became the first Indian to win the Ramsar Award for Wetland Wise Use in 2025? तो 2025 में Wetland Wise Use Award किसको मिला है? ये मिला है जयश्री वेंकटेशन एंड शी इज फ्रॉम चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज संसद भाषिनी? अब संसद भाषिनी क्या है? संसद भाषिनी एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जिसको हम पार्लियामेंट की स्पीचेस को ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं. तो इट इज एन AI बेस्ड टूल टू ट्रांसलेट स्पीचेस इन पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन चाइना, ईरान एंड रशिया? उससे पहले जान लेते हैं कि जो वरुणा एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में. एक्सरसाइज मालाबार है. तो ये शुरू कब हुई थी? ये हुई थी 1992 में इंडिया एंड USA के बीच में. लेकिन विद टाइम इसको किसने ऐड कर लिया? इसको ज्वाइन किया हमारे ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान ने. तो अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान की नेवीज के बीच में. किसके बीच में? नेवीज के बीच में. और अगर बात करें एक्सरसाइज सी गार्जियन की तो ये होती है पाकिस्तान, चाइना की नेवीज के बीच में. और अगर बात करें चाइना, ईरान और रशियन नेवीज के बीच में तो ये एक्सरसाइज का नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, जो कि इस बार गल्फ ऑफ ओमान में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 1 में? अब ये एक्सरसाइज 1 में है, ये कोई नाम नहीं है, ये एक एक्रोनिम है. किसके लिए? अफ्रीका, इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज का एक एक्रोनिम है 1 में. और ये किसके बीच में होती है? ये जो अफ्रीकन नेशंस हैं और इंडिया, इनकी नेवीज के बीच में की जाती है एक्सरसाइज 1 में. और ये इस बार कहाँ हुई थी? ये हुई थी दर अस सलाम, तंजानिया में. ठीक है. तो ये किस लिए की जाती है? टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग अफ्रीकन एंड इंडियन नेवीज. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द यूनियन बजट 2025-26 द लार्जेस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम. मतलब जो बजट है हमारा 2025 और 2026 का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लार्जेस्ट शेयर है वो कहाँ से आता है? तो वो आता है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से. अराउंड इस बार था 24% और पिछले साल था 27%. लास्ट ईयर इट वॉज 27%. और सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ से आता है? ये आता है इनकम टैक्स से अराउंड 22%. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. Which of the following services participate in exercise TROPEX? Again exercise. अब अगर हम डिफेंस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इस एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक एक्रोनिम है. किसके लिए? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसका एक एक्रोनिम है. अब हम इस थिएटर लेवल से ही समझ सकते हैं कि किसके बीच में होगी. ये होगी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड. क्योंकि हमारी एक थिएटर कमांड भी है जो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में. बट पोर्ट ब्लेयर इज नॉट द मेनलैंड ऑफ इंडिया, इट इज एन आइलैंड ऑफ इंडिया. तो हम नेक्स्ट कहाँ बनाने वाले हैं? मुंबई में. तो द ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में है? ये है इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड. और इस बार ये हुई है इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन ओशन में हुई है. और इसको किसने हेड किया है? इसको हेड किया है हमारी इंडियन नेवी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sector has the highest budgetary allocation in absolute rupees?
अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा शेयर आता कहाँ से है, और अब हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा शेयर जाता कहाँ है। तो हमारा जाता है सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और इन दोनों में भी जाता है सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और इस बार कितना गया था, इस बार गया था 6.81 लाख करोड़। और ये जो फिगर है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सीडीएस एग्जाम में, और बहुत बार पहले पूछा भी है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट P75। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रोजेक्ट P75 की। अब फाइनल स्कॉर्पियन क्लास से पहले अब इन्होंने बोले सिक्स्थ एंड फाइनल, मतलब इससे पहले 5 और हैं, तो कौन सी हैं वो 5? फर्स्ट है कलवारी क्लास, सेकंड है खंदेरी, थर्ड है कलवारी, खंदेरी, करंज, फोर्थ है वेला, फिफ्थ है वजीर, एंड सिक्स्थ कौन सी है? वागशीर। दिस इज द सिक्स्थ कलवारी क्लास सबमरीन। जो स्कॉर्पियन क्लास है इसे हम कलवारी क्लास सबमरीन्स भी बोलते हैं। तो पहली कौन सी है? कलवारी, सेकंड खंदेरी, थर्ड करंज, फोर्थ वेला, फिफ्थ वजीर एंड सिक्स्थ वागशीर। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि जो पहली 3 थी ना वो तीनों के से हैं, और जो लास्ट की 3 है तो वो वी से हैं। तो इसकी हम एक ट्रिक बना सकते हैं K3 V3। ये क्या है? प्रोजेक्ट P75 के अंदर आने वाली 6 हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, जिसको हम बहुत बार कलवारी क्लास भी बोलते हैं, और एग्जाम में कलवारी क्लास सबमरीन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज DRDO's हिम कवच सिस्टम डिजाइन फॉर। अब अगर हम हिम कवच वर्ड को डिवाइड करें, उसका मतलब समझे, तो हिम का क्या मतलब होता है? ठंड, कोल्ड होता है इसका मतलब, और कवच का मतलब प्रोटेक्शन। तो हिम कवच का क्या मतलब हो जाएगा? जो हमारी ठंड से प्रोटेक्शन करे। तो ये क्या है? ये है एक कोल्ड वेदर क्लोथिंग जो कि DRDO ने बनाया है इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर्सोनल्स के लिए, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे डिप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which state's tableau won the first prize in the best tableaux category at the Republic Day parade? अभी हमने थोड़ी देर पहले रिपब्लिक डे के बारे में जाना था कि उसकी थीम क्या थी और वो कौन सा रिपब्लिक डे था, क्यों बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जानी थी। लेकिन हमारे रिपब्लिक डे परेड पे बहुत सारी झांकियां भी निकाली जाती है, और उसमें से जो सबसे बेस्ट झांकी थी वो थी इस बार की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने जीता है फर्स्ट प्राइज, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दिस वॉज इट्स थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो's स्पार्डेक्स मिशन लॉन्च्ड ऑन December 30, 2024? What is this mission? This is Spardex mission। और अगर हम इसके बारे में जाने तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम डॉकिंग वर्ड को समझे तो ये क्या होता है? देखिए, अब हम अगर हमारा स्पेस क्राफ्ट ISS में भेजते हैं या फिर उससे बाहर भेजते हैं, तो हम उसको एक साथ नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम उसे पार्ट्स में भेजते हैं, और वहाँ जाके जो वो पार्ट्स है वो आपस में जब कंबाइन होते हैं वो उसे बोलते हैं हम डॉकिंग, और जब वो वहाँ से अलग होते हैं एक दूसरे से तो उसे बोलते हैं हम अनडॉकिंग। So what is this Spardex mission? Spardex mission is to demonstrate autonomous docking and undocking of the satellite of 2 satellites in orbit. Next question is who defeated Jannik Sinner to claim the 2025 Italian Open men's single title? What is this Italian Open for? क्यों होता है ये होता है टेनिस टूर्नामेंट। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, और इस बार इन्होंने बोला है कि जेनिक सिनर को किसने हराया है? तो इन्हें हराया है कार्लोस एल्कराज ने।
जेनिक सिनर है वो इटली से है, और ये कहाँ से है, ये है स्पेन से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which player became the first home women's single champions in 40 years at Italian Open? अभी बताया था इटालियन ओपन क्या होता है, किस लिए होता है, ये होता है एक टेनिस टूर्नामेंट। ओके, और इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी विमेन है जो कि पहली 40 साल में, पिछले 40 साल में पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने अपने ही सिंगल्स में एक टाइटल जीता है, मतलब इटालियन ओपन में ही एक टाइटल जीता है। तो वो कौन है, जैस्मिन पाउलिनी, जिन्होंने विमेन्स इटालियन ओपन 2025 जीता है। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है कोको गॉफ को। और ये हमें पता है कि इटालियन ही है। कोको गॉफ कहाँ से हैं, ये हैं यूएसए से। और अगर हम बात करें कि ये जो 40 साल पहले कौन जीती थी, तो वो महिला थी रफेला रेजी। इन्होंने जीता था 1985 में इटालियन ओपन विमेन्स सिंगल टाइटल, और अब किसने जीता है, जैस्मिन पाउलिनी ने। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian athlete clinched the silver medal at the Wanda Diamond League in Doha with a record breaking throw of 90.23 मीटर। मतलब कौन ऐसे प्लेयर है जिन्होंने वांडा डायमंड लीग के अंदर क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो के साथ में 9.23 मीटर का जो ये थ्रो था। तो ये नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने जीता है, तो ये जीता है हमारे ऑल टाइम फेवरेट नीरज चोपड़ा सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वॉज द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 होस्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कौन सा स्टेट है जिसने 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किया है। तो अब अगर 7 ही है तो हम पिछले वाले 6 भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट किसने किया, दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया। सेकंड किसने किया, सेकंड किया था पुणे ने। थर्ड किसने किया, थर्ड किया गुवाहाटी ने। फोर्थ किया है हरियाणा ने। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों ही किए हैं मध्य प्रदेश ने। और अभी जो 7th है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, इसको किया है हमारे बिहार ने ऑर्गेनाइज। और इसका इन्होंने मैस्कॉट क्या रखा था, इसका मैस्कॉट इन्होंने रखा था गजासिमा। और कुछ गेम्स बिहार में हुए हैं, जनरली सारे गेम्स बिहार में ही हुए हैं, लेकिन कुछ गेम्स दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज हुए हैं 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। Which state topped the medal tally at the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 with 158 मेडल्स। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 158 मेडल्स जीते हैं, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र, जिसने 58 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 47 सिल्वर मेडल्स जीते हैं एंड 53 ब्रोंज मेडल जीते हैं। किसने, महाराष्ट्र ने। मेडल टैली में नंबर 1 पे है, सेकंड पे कौन है, हरियाणा, एंड थर्ड पे कौन है, राजस्थान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the mascot of the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? अभी हमने देखा था गजासिमा was the mascot। गजासिमा का क्या मतलब है, गजासिमा का मतलब है ये जो इनका मैस्कॉट है ये हाथी और शेर दोनों से मिलके बना है। क्यों बना है, अब इसमें देखी जाए तो एलिफेंट है और लायन है। एलिफेंट की स्ट्रेंथ को ये शो कर रहा है और ये लायन के करेज को शो करता है, गजासिमा जो ये मैस्कॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which new sports was included for the very first time in 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो कौन सा है, तो ये गेम है सेपक टकराव। सेपक टकराव क्या होता है, जनरली एक वॉलीबॉल जैसा ही गेम होता है, लेकिन वॉलीबॉल में हम अपने हाथों का यूज करते हैं और सेपक टकराव में हम बॉल को दूसरे कोर्ट में भेजने के लिए हमारे हाथों को छोड़ के हमारे सर का, हमारे चेस्ट का, पाँव का, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। तो दिस इज द सेपक टकराव। ऑल्सो इसमें हर टीम में 3 मेंबर्स होते हैं इन ईच टीम,
और ये जो मेंबर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम रेगू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एफकेट में बहुत बार जो टर्म्स हैं गेम से रिलेटेड वो पूछी जाती हैं, और ये बहुत ही नई टर्म है और करंट भी है। तो एफकेट पूछ सकता है कि जो रेगू टर्म है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। सो दिस इज रिलेटेड टू सेपक टकराव। और अगर हम बात करें इन बाकी 3 गेम्स की, तो ये हमारे जो गेम्स हैं ये हमारे 4th खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे? हरियाणा में। तो ये उनमें इंट्रोड्यूस किया गया था। Let's move to the next question. Which country is set to host the FIDE World Chess Cup 2025? अभी हमने पढ़ा था, कौन सा कंट्री कर रहा है? इंडिया इज गोइंग टू सेट, इंडिया अब हमारा FIDE वर्ल्ड चेस कप होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर रीच द फाइनल ऑफ द FIDE वर्ल्ड कप 2023 मार्किंग दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन चेस। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2023। अब क्योंकि अब ये जो ऑप्शन है गुकेश डी, इनको देखते सब लोग भावुक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनको देख के भावुक बिल्कुल नहीं होना है, हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या दिया गया है। ये बने हैं 2024 में, हम बात करें 2023 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आर प्रगनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian Navy ship inspired by a 5th century CE ship depicted in Ajanta caves? अब इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी अजंता केव्स है महाराष्ट्र में, उसके अंदर जो हमारी पिक्चर्स डिपिक्टेड हैं, जो हमारी पुरानी नेवी शिप्स की जो पिक्चर डिपिक्टेड है, उनसे इंस्पायर होके हमारी इंडियन नेवी ने एक और शिप लॉन्च की है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है INSV कौंडिन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following statements regarding exercise nomadic elephant. Nomadic elephant पता है किसके बीच में होती है? देखते हैं किसके बीच में होती है। It is a bilateral exercise between India and Mongolia. बिल्कुल सही है, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक एक्सरसाइज है। सेकंड क्या है? It was held from 31st May to 13th June 2025. ये भी बिल्कुल सही है कि इस बार ये कब हुई थी? 31st मई से 13 जून में हुई थी। थर्ड इज द इंडियन contingent was mainly from the Arunachal Scouts Battalion. बिल्कुल सही है ये चीज भी। हमारे कितने पर्सोनल्स थे? 45 पर्सोनल्स थे, जिनमें से मेनली कहाँ से थे? अरुणाचल स्काउट्स बटालियन से ही थे। तो इसमें ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब एडिशनली हम क्या जान सकते हैं कि जो इंडिया और मंगोलिया की जो एक्सरसाइज हुई है ये इसका 17th एडिशन था, और ये कहाँ हुई है? ये हुई है उलान बातर, मंगोलिया। क्या है ये उलान बातर? उलान बातर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, और ऑप्शन में 4 चीजें दे दी जिसमें से एक होगा उलान बातर। तो कैपिटल्स को भी याद रखना उतना ही जरूरी है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये 17th एडिशन था, राइट। अब जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो हर साल एक बार होगी इंडिया में और एक बार होगी मंगोलिया में, और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब हर साल होती है। एनुअल एक्सरसाइज का मतलब जो हर साल होती है, ठीक है। और पिछली बार ये कहाँ हुई थी? 2024 में। ये हुई थी उमरोई, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रिकेटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ICC हॉल ऑफ फेम अलोंगसाइड MS धोनी in 2025 एंड हाउ मेनी ऑफ देम वर विमेन? तो पहले ये देख लेते हैं कि जो ICC हॉल ऑफ फेम है उसके अंदर कितने लोग ऐड किए गए हैं। तो उसके अंदर टोटल 7 लोगों को ऐड किया गया है 2025 में। कौन है वो 7 लोग? हासिम आमला। कहाँ से है हासिम आमला? साउथ अफ्रीका से। हमारे फेवरेट महेंद्र धोनी, इंडिया से। मैथ्यू हाइडन, ये कहाँ से हैं? ये है इंग्लैंड से। सना मीर, शी इज द फीमेल, एंड कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। फिर ग्रीन स्मिथ इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सारा टेलर, और एक है डेनियल विटोरी।
तो ये जो लोग हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किए गए हैं 2025 में। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 क्रिकेटर्स, जिसके अंदर 2 विमेन क्रिकेटर्स हैं, और आज तक जो टोटल विमेन क्रिकेटर्स है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो भी कितनी है? वो भी 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब ये है हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जो कि हॉल ऑफ फेम में है। टोटल कितने हैं इंडियन क्रिकेटर्स? 11। मतलब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो 122 मेंबर्स हैं उनमें से 11 हैं वो इंडियन है। कौन कौन है? सुनील गावस्कर कब गए थे? 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको ऐड किया गया था। भीषण सिंह बेदी, इन्हें भी 2009 में ऐड किया गया था। फिर आते हैं हमारे कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मनकर, डियाना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड एंड लास्टली एमएस धोनी 2025 में। ध्यान देने की चीज ये है कि ये जो 2 विमेन कैंडिडेट हैं ये भी हैं हमारे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। डियाना एडुलजी को ऐड किया गया था 2023 में एंड नीतू डेविड को ऐड किया गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, between which 2 countries is the joint military exercise AccuVerin conducted annually to enhance defense cooperation? कौन सी एक्सरसाइज AccuVerin? क्या मतलब होता है इस एक्सरसाइज का? इस वर्ड का क्या मतलब है प्रॉपर? इसका मतलब होता है फ्रेंडली, और ये दिवेही स्टाइल, दिवेही स्टाइल से लिया गया है। दिवेही स्टाइल इज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई तो साउथ एशियन कंट्री है जिसके अंदर दिवेही स्टाइल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, एनुअली की जाती है इसको। अब अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमने देखी थी स्लाइनेक्स होती है, ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी होती है? बोंगो सागर एक्सरसाइज। अब देखिए, which Telugu poet's famous saying "a country is not just its soil, a country is its people" was quoted by Finance Minister Nirmala Sitharaman to emphasize the people-centric theme of the Union Budget 2025-2026. तो इस चीज में क्या बोला गया है? निर्मला सीतारमन जी ने 2025-2026 के फाइनेंस बजट में क्या बोला है? अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल्स, अ कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब एक देश उसकी मिट्टी से नहीं बनता, सिर्फ एक देश बनता है वहां पे रहने वाले लोगों से। तो ये लाइन का यूज किया है निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2025 को पेश करते वक्त। और ये लाइन किसकी है ओरिजिनली? ये है एक तेलुगु पोएट गुराजादा अप्पा राव। Next question is, which book and its author won the International Booker Prize 2025, marking the first time a short story collection in Kannada won the award? क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है, जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी रीजनल लैंग्वेज में उस बुक को वहां पे पेश किया है। मतलब क्या इस चीज का कि आज से पहले जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता था, बट ये जो बुक है इसे विदाउट ट्रांसलेट किए मतलब ट्रांसलेट किए बगैर ही इसे नॉमिनेट किया गया है। तो ये बुक कौन सी है? हार्ट लैम्प। और किसने लिखी है? ये लिखी है बानू मुश्ताक ने। इधर हम देख सकते हैं ये बुक हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। अब अगर हम बात करें बुकर प्राइज की हिस्ट्री और हमारे देश की, तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? तो हमारे देश के कितने लोगों को मिला है? फर्स्ट है वीएस नाइपोल, सेकंड है सलमान रुश्दी, थर्ड है अरुंधति रॉय, फोर्थ है किरण देसाई, फिफ्थ कौन है? अरविंद अडिगा, सिक्स्थ है गीतांजलि
श्री, इनकी बुक्स कौन सी थी? तो वीएस नायपॉल की थी इन अ फ्री स्टेट, सलमान रश्दी की थी मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय की कौन सी थी? वेरी फेमस बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये बहुत ही प्यारी बुक है, यू ऑल शुड रीड इट। किरण देसाई की कौन सी थी? ये थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, एंड गीतांजलि श्री की जो बुक थी वो इन्होंने लिखी थी रेत समाधि, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था एज द टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? उसको किया था डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और गीतांजलि श्री ने कब जीता है? अभी 2022 में जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखिए जो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये पहले इसको हम सिर्फ बुकर प्राइज बोलते थे, उसके बाद में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलने लगे हैं। तो वीएस नायपॉल में कब जीता था? इन्होंने जीता था 1971 में। फिर सलमान रश्दी ने जीता था 1981 में, और अरुंधति रॉय जो कि फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने बुकर प्राइज जीता। अब आप लोग बोलोगे कैसे? उससे पहले तो 2 लोगों ने जीत रखा है। नहीं, जो वीएस नायपॉल और सलमान रश्दी थे ये इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन ये ओरिजिनली इंडिया में नहीं रहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओरिजिन के थे, ये इंडियन नहीं थे। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीती थी वो थी अरुंधति रॉय फॉर द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब जीता था? उन्होंने जीता था 1997 में। तो कभी भी जब ये क्वेश्चन आए कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज, तो वो कौन थी? वो थी हमारी अरुंधति रॉय फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस आएंगे वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी, गीतांजलि श्री, बट कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये जो वीएस नायपॉल थे और सलमान रश्दी थे ये इंडियन ओरिजिन के थे, ओरिजिनल इंडिया में नहीं रहते थे। और जो लेटेस्ट है जो अभी जीती है गीतांजलि श्री ने इनसे पहले, तो उन्होंने जीती है रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और अभी ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक। तो पूछ लिया जा सकता है कि हर्ट लैम्प बुक है उसके राइटर कौन है, या फिर 4 बुक के ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि बानू मुश्ताक ने कौन सी बुक लिखी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which language was represented for the first time on the International Booker Prize 2025 shortlist as seen in the book हर्ट लैम्प? अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि हर्ट लैम्प किसने लिखी है? बानू मुश्ताक ने लिखी है, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? वो एक रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई है, और वो रीजनल लैंग्वेज कौन सी है? वो है कन्नड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who received the World Food Prize 2025 for their groundbreaking work in sustainable agriculture and food security? तो ये जो हमारी मैम है जो आपको नजर आ रही हैं, इनका नाम है मैरी एंजेला हंगेरिया। इन्होंने जीता है वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who were the recipients of 58 Gyanpith Award for the year 2023 conferred by the President of India? Who is the President of India? द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया है। किन्हीं 2 लोगों को। कौन से ईयर के लिए? ये बहुत मायने रखता है कि कौन से ईयर की बात की जा रही है, क्योंकि जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स हैं जरूरी नहीं है कि अगर वो 2023 का है तो वो 2023 में ही दिया जाए। जो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया गया है मई 2025 में दिया गया है। और ये किन 2 लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड द पोएट गुलजार, इन दोनों को दिया गया है। अब ज्ञानपीठ अवार्ड देते क्यों हैं? तो जो हमारे लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है हमारी, उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, जो कि 2023 के लिए मिला है गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य। और आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। Which judge was recently elevated to a significant judicial position, possibly as Chief Justice of India, based on his extensive judicial experience? सीधा सीधा पूछा गया है कि कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब भी कौन बने हैं? तो अभी हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और कौन बने हैं? ये बने हैं BR गवई।
और ये जो बी आर गवई हैं, जस्टिस बी आर गवई, ये पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये कौन है? ये हैं 51st CJI ऑफ इंडिया। और ये जो सूर्यकांत शर्मा हैं, ये बनने वाले हैं 53rd CJI ऑफ इंडिया। और अगर अब CJI की बात हो ही गई है, तो CJI किसको ओथ दिलाते हैं? ये ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु सर्व्ड एज द फॉर्मर चेयरमैन of the Atomic Energy Commission passed away in the 2025 and played a key role in India's nuclear energy program। तो अभी बोला गया है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो अभी पास अवे हो चुके हैं, मतलब अभी जिनका देहांत हो चुका है। तो ये है डॉक्टर MR श्रीनिवासन एट द एज ऑफ 95। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। जो हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनके साथ भी कौन है फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम? वो है हमारे होमी जहांगीर भाभा। इनके साथ भी इन्होंने काम किया है। किस लिए? जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था, अप्सरा, उस प्रोजेक्ट पे इन्होंने होमी जहांगीर बाबा के साथ भी काम किया है और बहुत ही इन्होंने अच्छी सर्विस दी है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड इन 2025 टू प्रमोट बीच स्पोर्ट्स इन इंडिया? क्या दिया गया है? बीच गेम। अभी तक हम नेशनल गेम्स पढ़ रहे थे, अभी तक हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी गेम्स भी हमने पढ़े हैं, बट ये तो कुछ नया है। क्या? खेलो इंडिया बीच गेम्स। और ये क्या बोल रहे हैं कि 2025 में पहली बार हुए। जी हाँ, जो अभी इनोग्रेशन हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स का 2025 में, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे? ये दीव, दमन एंड दीव, दादर नागर में जो है दीव, उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके अंदर ये 6 गेम्स खेले गए हैं। कौन से हैं ये 6 गेम्स? बीच सोकर, पेनकक सिलाट, सेपक टकराव हमने जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, ओपन वाटर स्विमिंग, ये 6 गेम्स इसके अंदर खेले गए हैं। और इसका मोटो क्या था? इसकी जो टैग लाइन थी, बेसिकली टैग लाइन क्या थी? खेल के सितारे दीव के किनारे। बहुत ही यूनिक सी टैगलाइन है, खेल के सितारे दीव के किनारे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये टैगलाइन थी हमारे फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स की। नेक्स्ट इज, which country hosted the second blue talks ahead of the United Nations Ocean Conference? यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस से पहले किसने ब्लू टॉक्स की है? तो ये है हमारा खुद का कंट्री, इंडिया। नेक्स्ट इज, which country launched the global tourism platform to enhance sustainable travel experience worldwide? और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इसको। तो इसको लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने, हमारी टूरिस्ट की सहूलियत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे 2025 ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाटर डे 2025 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये बनाया जाता है अप्रैल 15 को, सॉरी, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22 एवरी ईयर। और अगर इस बार की हम इसकी थीम देखें तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वाज द थीम दिस टाइम इन 2025। ओके, which country was ranked the happiest in the world happiness report 2025 for the 8th consecutive year? कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा खुश? So Finland became the happiest country of the world for the 8th consecutive time. Next question is, which country will
host the 2025 United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC COP30. COP30 क्या है? Conference of Parties 30. किसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो ये वाली जो है ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो COP30 है ये कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है ब्राजील। और इससे पहले किसने की थी? जो 29 COP थी वो किसने की थी? 29 जो थी वो हमारे अजरबैजान, बाकू। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, और इसने होस्ट किया था COP29 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द UK हाउस ऑफ कॉमन्स इन मार्च 2025 विद दिस सेंटिमेंट वर्ड्स आर नॉट इनफ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी तारीफ में हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं। वर्ड्स आर नॉट इनफ, इस चीज के साथ में किसको दिया गया है ये प्राइज? तो ये प्राइज दिया गया है चिरंजीवी। अब देखो ये जो प्राइज है ना ये यूके पार्लियामेंट ऑफिशियली नहीं देती है, लेकिन वहां पे जो टॉक्स जो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस बार ये किसको मिला है? इंडियन एक्टर चिरंजीवी सर को। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th Kreivik class stealth frigate launched into the water at Goa Shipyard Limited? फ्रिजेट कौन सा? क्रेविक क्लास स्टेल्थ फ्रिजेट। अब किसकी बात की गई है? 4th की बात कही गई है, तो मतलब पहले 3 भी हुए होंगे, तो वो जो पहले 3 हैं वो ये वाले हैं, और ये वाला जो है ये है 4th वाला। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये जो फ्रिजेट्स हैं हमने किससे लिए हैं? क्रेविक क्लास फ्रिजेट जो रशिया है उसने हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन रशिया ने सिर्फ ये 2 बनाए हैं। रशिया ने सिर्फ ये 2 बनाए हैं, और बाकी के ये जो 2 हैं ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, रशियन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये बनाए हैं हमारे इंडिया ने। ठीक है, और इसमें 4th पूछा है तो 4th कौन सा हो जाएगा? INS तवस्या। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड दिया गया है, फ्रिजेट। व्हाट इज दिस फ्रिजेट? तो देखो 3 चीजें होती हैं, कॉर्वेट, सेकंड होता है फ्रिजेट, और थर्ड होता है डेस्ट्रॉयर। ये 3 चीजें होती हैं। कॉर्वेट जो होता है वो साइज, ये एक नॉर्मल शिप होती है जो कि नॉट नॉर्मल, हाँ डिफेंस शिप होती है, जो कि साइज में बहुत छोटी भी होती है, बहुत लो कॉस्ट भी होती है, और इसके अंदर जो हथियार होते हैं वो भी कम होते हैं। और जो कॉर्वेट होता है ये लो कॉस्ट होने की वजह से ज़्यादातर कंट्रीज इसे ही इस्तेमाल करती हैं और बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती हैं। तो और इंडिया के पास कितने कॉर्वेट्स हैं? इंडिया के पास है 23 कॉर्वेट्स। अब अगर हम बात करें फ्रिगेट्स की, तो फ्रिगेट्स जो होते हैं वो साइज में कॉर्वेट से तो बड़े होते हैं, लेकिन डेस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं। मतलब कॉर्वेट, देन फ्रिगेट, देन डेस्ट्रॉयर। और फ्रिगेट्स में जो कैपेबिलिटी होती है वो कॉर्वेट से थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके अंदर लोड भी हम थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब वो हर मायने में कॉर्वेट से थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं। और इंडिया के पास कितने फ्रिगेट्स हैं आज के टाइम पे? तो इंडिया के पास है टोटल 14 फ्रिगेट्स। और अगर हम डेस्ट्रॉयर की बात करें तो डेस्ट्रॉयर है वो जर्नली किसको सपोर्ट करता है? फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स को सपोर्ट करता है, वॉर टाइम के लिए उन्हें सेफगार्ड करता है। ऑल्सो इसकी जो वॉर कैपेबिलिटीज होती है वो इन दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं, और ये बहुत वॉर में ही जनरली इसको यूज़ किया जाता है। और हमारे पास कितने डेस्ट्रॉयर्स हैं? हमारे पास है टोटल 13 डेस्ट्रॉयर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of bilateral naval exercise conducted between India and France in 2025? हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी नवल एक्सरसाइज होती है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 1 में? पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, तो क्या है? एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग अफ्रीकन एंड इंडियन नेवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सहयोग पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2024? पहली बात तो ये पूछ लिया जा सकता है
सीडी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये कि जो सहयोग पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक होगा होम अफेयर्स। तो आपको होम अफेयर्स ही याद रखना है कि सहयोग पोर्टल है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है। कब किया है? 2024 में किया गया है। अब ये सहयोग पोर्टल है क्या? देखो, सहयोग पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है ये जो हमारा साइबर क्राइम है उसको टैकल करने के लिए। कैसे करेंगे? तो इन्होंने बोला है कि ये कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, किसके बीच में? गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में एंड सोशल मीडिया के बीच में। अगर ये कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे तो जो हमारा साइबर क्राइम है उसको और अच्छे से टैकल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 2 Indian naval ships were deployed to Myanmar as part of Operation Brahma? क्या था ऑपरेशन ब्रह्मा? अभी जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई, बहुत लोगों की जान भी गई, फ्लड आया, सब चीजें हुई। तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की हेल्प से इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसके अंदर हमारी कौन सी शिप डिप्लॉय की गई थी वहां पे? तो वो थी आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस सावित्री। तो ये चीज बहुत ऐसे ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसेंट है और डिफेंस न्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसका ये जो आंसर है आईएनएस सतपुड़ा एंड सावित्री, प्लीज रिमेंबर दिस। और एक और जगह हमारा जो ये अर्थक्वेक आया था, एक और जगह हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका भी आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। What was the primary purpose of ऑपरेशन ब्रह्मा? अभी हमने देखा कि क्या था प्राइमरी ऑपरेशन, कि उन लोगों की म्यांमार में उन लोगों की मदद करना, उन्हें एड देना, उन्हें हर तरह से एक हेल्प प्रोवाइड करना ही हमारा इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन फॉलोइंग अ 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which aircraft did the Indian Air Force deploy for exercise INICHOS 2025? अब what is this INICHOS? INICHOS is an Hellenic exercise. Hellenic मतलब एक ग्रीस की एक्सरसाइज है और ग्रीस इसको एनुअली बाइनियली करता है। बाइनियली मतलब हर दो साल से इसको एक बार ग्रीस करता है। और इंडिया का जो इनॉग्रल पार्टिसिपेशन था इसके अंदर वो कब था? 2023 में। और अभी दूसरी बार इंडिया गया है इनिचोज एक्सरसाइज के अंदर। तो इसके अंदर कौन से हमारे एयरक्राफ्ट गए हैं? इसके अंदर गया है Su-30 MKI फाइटर जेट्स, सेकंड है C-17 ग्लोब मास्टर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर। और थर्ड है IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर। ये 3 तरह के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गए हैं। कहाँ? एक्सरसाइज इनिचोज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन आर्मी? क्या इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम, देखो पहले समझो ये होती क्या है। तो इग्ला-एस जो है वो एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम हमारे शोल्डर पे रख के फायर करते हैं। तो एक शोल्डर बेस्ड मिसाइल है और ये एक मैन पैड है, मैन पैड। ये एक मैन पैड्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। दिस इज अ मैन पैड
जिसको हम इग्ला एस बोलते हैं, और ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि अभी अभी DRDO को हमने दिया है। ये क्यों यूज आता है? तो जो लो एल्टीट्यूड पे जो भी एनिमी एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए इग्ला एस को बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉमन मेंबर्स ऑफ SCO एंड बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। कौन कौन होता है बिम्स्टेक का मेंबर? इसका मेंबर होता है हमारा बांग्लादेश, फिर भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 1 2 3 4 5 6 और नेपाल। ये हो गए हमारे बिम्स्टेक के मेंबर्स। अब SCO के मेंबर्स कौन से होते हैं? तो SCO के मेंबर्स हम देख लेते हैं एक बार। ये होता है इंडिया, ईरान, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान। ये कौन है? ये हैं हमारे SCO मेंबर्स। तो अब इसमें क्या दिया गया है? इंडिया इज द फुल मेंबर ऑफ बोथ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिम्स्टेक। अब फुल मेंबर से क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वर मेंबर और एक होता है फुल मेंबर। तो हाँ, इंडिया दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में फुल फ्लेजेड मेंबर है, राइट। सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? म्यांमार इज अ फुल मेंबर ऑफ बोथ SCO एंड बिम्स्टेक। अब ये तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो देखा है कि म्यांमार है बिम्स्टेक में, पर क्या यहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी म्यांमार नजर आ रहा है? देखो, इसको हम सिंपली कैसे याद रख सकते हैं कि तो जो बिम्स्टेक है ना, इसके अंदर जनरली जितनी भी हैं वो सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और जो इधर है हमारा SCO, इसके अंदर इंडिया को छोड़ के कोई भी साउथ एशियन कंट्री नहीं है। तो म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ SCO। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? ओनली वन। अब देखो, हमने बिम्स्टेक को तो याद रखा कि उसमें 7 लेटर हैं, 7 कंट्रीज हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया के अच्छे नेबर्स हैं, वो सारे बिम्स्टेक में, प्लस थाईलैंड है। अब हम SCO को कैसे याद रखेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि साउथ एशियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंडिया है यही एक SCO का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि और कौन सी कंट्रीज पार्ट है। देखो, पहले हम सिर्फ जो नॉर्मल कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है जिनके एंड में आता है तान, राइट। तो अब जो नॉर्मल कंट्रीज, जो नॉर्मल नेम वाली कंट्रीज हैं, उनको देखा जाए तो फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है इंडिया के पास वाला चाइना, थर्ड है हमारा ईरान। ईरान अभी अभी ऐड हुआ है। ईरान भी पहले था ऑब्जर्वर मेंबर ही था SCO का, लेकिन इसको अभी फुल मेंबर बना दिया गया है। और फोर्थ क्या है? रशिया। ये 4 नॉर्मल मेंबर्स हो गए। अब इधर देखिए, इधर है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, इन चारों के एंड में तान 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 है, पांचों के एंड में। तो अब देखिए, ये जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजिकिस्तान है, ये चारों आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कजाकिस्तान किससे शेयर कर रहा है? उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से। और किर्गिस्तान किससे कर रहा है? कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जो कजाकिस्तान है ये तीनों से कर रहा है, उज्बेकिस्तान भी तीनों से कर रहा है, और तजिकिस्तान है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। और पाकिस्तान है वो इंडिया से, चाइना से, तजिकिस्तान से, ईरान से, इन चारों ही कंट्रीज से कर रहा है। तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही SCO का पार्ट है, और कोई भी कंट्रीज है वो SCO का पार्ट नहीं है। और ये जो है, ये पूरी सिर्फ और सिर्फ SCO के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप SCO कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और SCO मेंबर बहुत आसान है याद होना। देखिए, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ये 3 तो हैं ही अपने, और एक फिर रशिया आ गया। अब ये 5 तान वाले कंट्रीज हैं और एक ईरान है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर वॉज द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर इनॉग्रेटेड इन मई 2025? देखिए ब्रह्मोस, अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो ही रही है तो ये भी कर लेते हैं कि ये ली कहाँ से हुई है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रशिया की मिसाइल है। किसकी है? इंडिया और रशिया की। ये जो ब्रह्मोस का BRAH है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया गया है जो कि एक इंडियन रिवर है। और ये MOS है, ये मॉस्को रिवर से लिया गया है जो कि एक रशियन रिवर है, और मॉस्को इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ रशिया। तो जो ब्रह्मोस है वो इंडिया और रशिया की एक मिसाइल है, और इसके लिए भी एक नया टेस्टिंग सेंटर खोला जा रहा है। तो वो कहाँ खोला जा रहा है? वो खोला जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम टेस्टिंग बाय इंडिया? तो इसका प्राइमरी फीचर क्या है? कि हमें एक लो कॉस्ट में अच्छे ड्रोन्स मिल जाएं। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा लो कॉस्ट डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ड्रोन स्वॉर्म्स। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज, what is the golden dome as mentioned in the context of defense initiatives? गोल्डन डोम, हमने हमेशा इसराइल के आयरन डोम के बारे में सुना है, अब नया आया है गोल्डन डोम। कौन लेकर आया है? डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं। गोल्डन डोम क्या है कि जब एक कंट्री के पास एक गोल्डन डोम सिस्टम होगा जो कि इसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इसको डिफेंड करेगा किसी भी टाइप के मिसाइल से, इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल। जो गोल्डन डोम सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करेगा उसकी कंट्री की एयर स्पेस को किसी भी तरह के मिसाइल, ड्रोन या फिर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट से ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो जो गोल्डन डोम सिस्टम है ये लेकर आए हैं हमारे USA वाले, ठीक है। और एडिशनली USA ने कनाडा से बोला था कि अगर वो USA का 51st स्टेट बनता है तो उन्हें गोल्डन डोम सिस्टम फ्री में मिलेगा, अगर नहीं बनता है तो उन्हें $61 बिलियन देने पड़ेंगे। किसे? USA को, कनाडा को, USA को $61 बिलियन देने पड़ेंगे फॉर दिस गोल्डन डोम सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है इसका अब 175 बिलियन मिसाइल डिफेंस शील्ड बाय US। Which Indian Navy vessel delivered in 2025 is named after Heritage Fort near वसई, महाराष्ट्र? देखिए वसई महाराष्ट्र में एक फोर्ट है जिसे हम बोलते हैं अर्नाला फोर्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्ट है इसके नाम पे इंडियन नेवी ने एक हमारी इंडियन नेवी की एक वेसल निकाली है जिसका नाम है INS अर्नाला, और वो इस हेरिटेज फोर्ट के नाम पे है। What is the primary objective of Operation Olivia conducted by the Indian Coast Guard? अब ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ओलिविया जो ऑपरेशन है वो जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है ओलिविया रेडिली टर्टल्स, जो कि जनरली ओडिशा के कोस्ट पे पाए जाते हैं, वो ऑलरेडी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो उनको वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होने की कगार पे है। तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने एक ऑपरेशन निकाला है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया टू। तो ये क्या, ये किसके लिए है? टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रेडिली टर्टल्स अलोंग द उड़ीसा कोस्ट। और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जो ऑलिव रेडिली टर्टल्स हैं ये सबसे छोटे टर्टल्स होते हैं और ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है आज के टाइम पे। Which Indian Navy vessel was circumnavigated globally by Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa during नविका सागर परिक्रमा सेकंड? अब इस नविका सागर परिक्रमा का क्या मतलब है? हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि परिक्रमा करी गई है सागर की। कितने सागर्स की? 3 ओशंस और 4 कॉन्टिनेंट्स की परिक्रमा करके जो ये हमारी INS एनवी तारिणी है ये आई हैं। और इसमें कौन थी? हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट
कमांडर रूपा ए, ये दोनों इसके अंदर थे और इन्हें पूरे 8 महीने, पूरे 8 मंथ्स लग गए हैं इस परिक्रमा को करने में। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल लेबर डे 2025 सेलिब्रेटेड? सो 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है। क्यों? और इस बार की थीम क्या थी? क्यों? क्योंकि लेबर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और इस बार की थीम भी कुछ ऐसी थी। क्या थी? इस बार की थीम थी टू सिक्योर वर्कर्स एंड देयर हेल्थ। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 ऑब्जर्व्ड? कब बनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे? तो ये बनाया जाता है मई 31 को, और इस बार की थीम क्या थी? अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। ये इस बार की वर्ल्ड टोबैको डे की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was India's ranking in the Global Innovation Index 2025 among 132 countries? अब बात ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देता कौन है? तो ये देता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। और इस बार इंडिया की रैंक क्या थी? 39 was the rank of India this time in global। और अगर देखा जाए कि इसमें फर्स्ट कौन था, तो इसमें फर्स्ट था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 180 कंट्रीज? तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रैंक थी ये थी 151, और इसको रिलीज कौन करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को? तो इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड हाँ, इसके अंदर फर्स्ट कौन था इस कंट्री इसके अंदर? तो इसके अंदर फर्स्ट थी नॉर्वे। मतलब नॉर्वे की जो प्रेस है वो सबसे ज्यादा आजाद है। नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2025 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो, जो UNDP है ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से क्या क्या ऑप्शन सही है और क्या क्या हो सकते हैं। तो द रिपोर्ट वॉज रिलीज ऑन May 6, 2025, एब्सोल्युटली राइट। India's rank in the Human Development Index was 130 out of 193 countries. It is also absolutely right. India's Human Development Index value in 2023 was 0.685. It is also right. For Iceland topped the HDI rankings with the value of 0.972. All the statements are correct here. Next question is, what is the primary objective of उल्लास scheme launched by the Ministry of Education? अब देखिए ये उल्लास स्कीम क्या है? तो उल्लास स्कीम के अंदर जो बेसिक फॉर्मल एजुकेशन है, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें जो फॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं मिली है, लाइक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, तो वो देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उल्लास स्कीम लॉन्च की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू एम्पावर एडल्ट्स एज 15 ईयर्स एंड अबव हु मिस्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which natural feature in New Zealand was granted legal permission on January 30, becoming the third to receive this status? तो कौन है? तो ये है तारानाकी मंगुआ, which is a mountain of New Zealand. Next is, what was India's rank and score in the corruption perceptions index CPI for 2024 as released by Transparency International?
इसमें पूछा है कि इंडिया की रैंक क्या थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, CPI में इंडिया की रैंक क्या थी। तो जो इंडिया की रैंक थी ना वो थी 96 रैंक और उसका स्कोर था 38। स्कोर से क्या मतलब है, देखिए एक 1 से लेकर 100 तक की एक स्केल होती है जिसके अंदर इनको इस करप्शन को नापा जाता है। कैसे नापते हैं, जो 1 होगा ना, जो 1 होगा वो होगा हाईली करप्ट और जो 100 होगा ना वो होगा क्लियर, क्लीन और क्लियर। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है, 38। नॉट गुड, बट वी हैव 96 रैंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which film won the best film award at the 2025 EE BAFTA Film Award held in February 16, 2025। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 97th अकेडमी अवार्ड, और ये क्या है, ये है EE BAFTA फिल्म अवार्ड। वहां पे बेस्ट फिल्म कौन सी थी, वहां पे बेस्ट फिल्म थी एनोरा, 97th अकेडमी अवार्ड्स में ना। और यहाँ पे बेस्ट फिल्म कौन सी है, कॉन्क्लेव। Next question is which team won the IPL 2025 title and who did they defeat in the final match held on June 3, 2025। ये बहुत ही बड़ा मोमेंट था हर एक आरसीबी फैन के लिए क्योंकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आईपीएल ट्रॉफी। और उन्होंने किसको हराया था, उन्होंने पंजाब किंग्स को। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि हु वाज द कैप्टन ऑफ आरसीबी, तो ये थे रजत पाटीदार। और पंजाब किंग्स के कौन थे, शिखर धवन। एंड अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो मैन ऑफ द मैच कौन थे, ये थे कृणाल पांड्या in IPL 2025। Next question is which two Indian cities became the first wetland cities under the Ramsar Convention in 2025। ये हमारी न्यूज़ है अराउंड जनवरी फैब की, जिसमें हमने देखा था कि हमारी 3 कंट्रीज थी इसके लिए नॉमिनेटेड। कौन सी, फर्स्ट इंदौर, सेकंड भोपाल और थर्ड है उदयपुर, जिसमें से ये जो 2 कंट्रीज थी ना इसको हमने वेटलैंड सिटीज इसको वेटलैंड सिटीज में इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर एंड उदयपुर। Where was the 51st G7 summit held in 2025। तो 51st G7 समिट कहाँ हुई थी 2025 के अंदर, तो ये हुई थी कनान्किस एल्बर्टा कनाडा के अंदर। और अगर हम बात करें G7 कंट्रीज की तो कौन सी है G7 कंट्रीज, तो फर्स्ट है यूएस, सेकंड है कनाडा, थर्ड है जापान, फोर्थ है इटली, फिफ्थ है फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। ये 7 कंट्रीज हैं G7 के अंदर। और अगर हम G8 की बात करें तो इसमें अगर रशिया मिला दिया जाए तो ये हो जाती है G8 कंट्रीज। और अभी जो 51st समिट है वो होने वाली है कनाडा में, लेकिन जो 52nd समिट का वेन्यू है वो है फ्रांस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। Which country will host the 2026 United Nations Cooperation COP17? COP is Conference of Parties, 17 on Biodiversity। मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, जो कि कहाँ होने वाली है, जो कि इस साल होने वाली है ब्राजील में। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं COP17 जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए है।
वो थी क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है वो कहाँ होने वाली है, उसका वेन्यू है अर्मेनिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन and that was the series of 100 current affairs. I hope you will like it and these will help you in your examinations as well. लेकिन जो मेन चीज़ है वो है रिविजन। इसको आप एक बार देख लोगे कुछ नहीं होगा, इसको आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जब आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उससे ज़्यादा हेल्प आपको कुछ नहीं करेगा, और उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, so that you will get the best of the benefits in your examinations. Thank you, and you will have more such videos like these. If you want them, please comment down, and thank you so much.